हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर आप लोगों को मैं जूही चौधरी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी आजकल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैग्नेटिक फोर्स कब, जब हमारा कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा कोई चार्ज मूव कर रहा होता है तो जो हमारा फील्ड जनरेट होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसके फील्ड के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने कल फॉर्मूला भी पढ़ा था, एफ का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ थीटा हमारी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल के मूवमेंट, और बी यानी हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। अगर हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करता है तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सर्ट फोर्स होता है वो मिनिमम हो जाता है। वहीं अगर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं यानी हमारा जो चार्ज पार्टिकल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करता है तो उस कंडीशन में जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट रिवीजन है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर कोई हमारा स्ट्रेट वायर है जिसमें हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है तो उस वायर पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल। हमारे पास कोई लेंथ एल का स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है। क्या करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। सपोज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, हम मानते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा ए है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल्स टू ए। सपोज लेंथ ऑफ वायर इज एल। लेंथ कितनी है इसकी? एल। करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है? आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। सपोज द वेलोसिटी, देखो इसके अंदर क्या है, हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमारे चार्ज पार्टिकल्स की हम वेलोसिटी कितनी मानते हैं? v। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है v, एंड द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। इस वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे n चार्ज पार्टिकल है। कितने चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे मान के चलते हैं? n। देखो यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल्स मानते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इस वायर के अंदर जो हमारे करंट कैरियर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज v। तो देखो इस तरह से जो हमारा वायर है, अब हमें पता करना है कि इस वायर पे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना है, ठीक है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसके अंदर का करंट। करंट किस तरह से निकालेंगे? देखो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हमारी, यानी कि जो पर यूनिट एरिया में हमारा करंट फ्लो होगा पहले हम उसको निकालेंगे। तो उसकी हेल्प से करंट कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू जे ए, क्योंकि हमारा जे कितना होता है? आई अपॉन ए होता है, बिकॉज जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जे अपॉन ए। जे क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब देखो मैंने क्या बताया, इसके अंदर जो हमारे चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन। जब हमारे इसके अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनकी अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है। क्या होती है? उनकी जो इंटरनल वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी के साथ वो अंदर मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो निकालेंगे। आई इज इक्वल्स टू एन ई वी डी होता है इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है ना हमारा लास्ट चैप्टर से, जहाँ एन क्या है? एन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कैरियर्स। ई क्या है हमारा? चार्ज एट वन चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का जो चार्ज है वो है वी डी। क्या है? हमारी वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और ए क्या है? हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से हमने आई की वैल्यू निकाल ली। अब जहाँ पे एन क्या होता है? हमारा पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं। ई क्या है? चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर। वी डी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। एंड ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। लेट वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल।
इस वायर का हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे। तो जो हमने ये स्मॉल एलिमेंट लिया है इस पर हमारी फोर्स कितना वर्क करेगा, हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं DL, तो यहाँ पे DF फोर्स वर्क करेगा कितना, Q। Q क्या है हमारा, चार्ज ऑफ कैरियर, चार्ज ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है E। उसके बाद हमारा V, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बताइए, अभी देखा है ना हमने कितनी है, VD, EVD इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारा B, EVD इंटू B। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, जो हमारा करंट है वो अपसाइड फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, तो यानी कि वो क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे DF कितना हो जाएगा, माइनस EVD क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ से DF कितना हो जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ इस DL लेंथ के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन DL एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन DL एलिमेंट। सबसे पहले हमें DL एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसमें, ADL आ जाएगा वॉल्यूम। अब देखो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास पर वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा NaDL आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो फोर्स होगा स्मॉल एलिमेंट के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उस एरिया के अंदर, NaDL हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा DF कितना हो जाएगा, NaDL इंटू EVD इंटू B। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो हम DF किस क्या लिख सकते हैं, तो DF को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NeVD A इंटू DL इंटू B। तो NeVD किसकी वैल्यू है हमारी, करंट की, जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे वायर के अंदर। तो DF कितना हो जाएगा यहाँ से, IDLB। नाउ फोर्स ऑन कंप्लीट वायर, कंप्लीट वायर के ऊपर कितना फोर्स हो जाएगा हमारा, तो F आ जाएगा, F कितना हो जाएगा, I टोटल लेंथ ILB। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज इक्वल्स टू ILB, कितना होता है, IBL ILB कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बायो-सैवर्ट लॉ। यहाँ पे हम मान के चलते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बी होती है ना वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ L। लेट अस कंसीडर देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट लेंगे वायर को, और उसकी वजह से हम करंट निकालेंगे उसके आसपास के पॉइंट पे, और अगर हमें पूरे वायर का करंट निकालना है तो क्या करेंगे, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B, तो हमें इस B की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है कि B का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मानता है हमारे पास कोई वायर है, या फिर हम इसकी लेंथ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सपोज वी हैव अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर DL, तो इसमें जो एक स्मॉल एलिमेंट है वो क्या है, DL एलिमेंट है इसका, जिसकी लेंथ DL है। सपोज इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है, क्या है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड B क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज हमारा जो एलिमेंट है उसके और पोजीशन के बीच में थीटा एंगल हो रहा है, ठीक है ना।
तो थीटा जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट एंड पॉइंट के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, अब तो देखो हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है बायो सेवर्ट लॉ। जो ये होता है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, तो ये हमारा बायो सेवर्ट लॉ होता है। क्या होता है, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है, ध्यान से समझिएगा। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है हमें, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ किसी भी वायर के आसपास जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कितना होता है। देखो क्या बताता है, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीवी। ठीक है, अकॉर्ड बाय बायो सेवर्ट लॉ नंबर 1 क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारे एलिमेंट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एलिमेंट करंट कितना होगा हमारा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। ठीक है, आइडियल। ठीक है, नंबर 2 हमारा क्या बताता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो हमारा क्या होगा, इस पोजीशन और इस एलिमेंट के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी इनके दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा। तो ये डीवी किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के। नंबर 3, डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना और इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, dB is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो अगर हम तीनों पॉइंट्स को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, dB is proportional to the IDL sin theta upon r square। कितना, IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे उसकी बात करती हूँ, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा कहाँ आता है हमारा, अगर हम अपनी वेक्टर और स्केलर्स पढ़ते हैं तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम, एन कैप। एन कैप क्या है इसकी डायरेक्शन, आर कैप सॉरी, पोजिशन वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है आर कैप। ठीक है, तो ये कि सिर्फ क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए इसकी यूनिट 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारा कोई रोल प्ले नहीं करेगा कि इसकी वजह से यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो dB कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाती हूँ तो क्या लिखते हैं हम बताइए, कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जो म्यू नॉट है क्या होती है हमारा, म्यू नॉट होता है हमारा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या होती है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान रखना क्या है ये म्यू नॉट, म्यू नॉट है हमारा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है हमारी 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, परमिटिविटी। क्या था वो, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा, परमिटिविटी। ठीक है, तो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है वो हमारा किसको सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल के लाए थे जहाँ पे हमारा कूलम्ब्स लॉ बताता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। जबकि म्यू नॉट जो होता है वो परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। यानी ये हमारी वहां पर सपोर्ट करेगी जहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो जितनी मैग्नेटिक फिनोमिनाज होंगी वो हमारी अंडर टू परमिटिविटी आएंगी, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज होंगी उनको सपोर्ट करेगी हमारी परमिटिविटी। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। देखो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जो सी स्क्वायर होता है ना वो होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल।
ठीक है। रिलेशन बिटवीन म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर, जो हमारी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, वो इक्वल होती है हमारे 1 म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के इक्वल होती है। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला, अगर कहीं पे पूछा जाए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डीबी की वैल्यू कितनी आ जाती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, यानी कि बायो-सैवर्ट लॉ हमें क्या बताता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अब देखो ये क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर मैं बात करूँ पूरे वायर की तो बी कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर पूरे वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यूनिट की बात करती हूँ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मोर देन वन होती है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है टेस्ला। ठीक है, क्या होती है इसकी यूनिट टेस्ला भी होती है। और देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू, देखो ये हमारा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से जो B की यूनिट आती है वो आती है हमारी न्यूटन पर, देखो Q अपॉन V को हम क्या लिख सकते हैं L अपॉन टी, तो Q अपॉन टी कितना हो जाएगा हमारा I हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ILB। तो इस तरह से जो B आ जाएगा ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो एक यूनिट आ जाती है हमारी बी की न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक जो बी की यूनिट होती है ना वो टेस्ला होती है, क्या होती है टेस्ला। और एक जो होती है इसकी यूनिट होती है गॉस, गॉस भी होती है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। बी की यूनिट क्या होती है टेस्ला भी होती है, गॉस भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। टेस्ला और गॉस के बीच में एक रिलेशन होता है, 1 टेस्ला जो होता है ना वो 10⁴ गॉस के इक्वल होता है, यानी टेस्ला हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड की बहुत बड़ी वेरी लार्ज यूनिट होती है। सो टेस्ला इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है आपको, इतना कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्शन पर। देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैग्नेटिक फील्ड एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या होता है, वो एक लूप की फॉर्म में होता है। देखो जो हमारी मैग्नेट होती है ना वो जो फील्ड क्रिएट करती है वो एक लूप की फॉर्म में क्रिएट करती है। ये नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट को, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर इनसाइड की बात करूं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो क्या होता है ये मोटा, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में समझाऊं तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक लूप की फॉर्म में क्रिएट होगा। तो कैसे होगा, अगर मैं कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करती हूँ तो या तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी या इसकी डायरेक्शन या फिर इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। इस तरह से होगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम अपना राइट हैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं इसका जो थंब है अपने राइट हैंड के थंब को यूज करती हूँ और करंट को बताने के लिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, अगर मेरा थंब करंट की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर करंट हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा है यानी करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो जो हमारी कर्ल फिंगर होंगी ना इस तरह से जो कर्ल हो रही है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। यानी देखो अगर मैं इस वायर की बात करती हूँ तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी इस तरह से आएगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
क्लियर है, समझ आया। देखो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बताता है। अगर हम अपने थंब को इस तरह से अप करते हैं और बाकी फिंगर्स को हम कर्ल कर रहे हैं, सपोज ये स्ट्रेट वायर है तो इसके अंदर करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि हमारी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की किस तरह से होगी, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, यानी इस तरह से जा रही है इनवर्ड, तो इस तरह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। देखो कैसे, एक बार और बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से हमारा करंट प्रेजेंट हो रहा है, सपोज ये हमारा वायर है, ठीक है, तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इस तरह से होगी, यानी ऐसे, ठीक है। वहीं अगर मैं अपने हैंड को उल्टा कर दूं, जो हमारे करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाती है डाउनवर्ड, तो उस कंडीशन में देखो हमारा अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे, तो यानी ऐसे ऐसे जाने का मतलब क्या है, ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी इस बार अगर हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये अप टू डाउन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारे की डायरेक्शन हो जाती है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारा थंब करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन बताता है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होती हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।